उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद प्रतिक्रिया दी है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने यह भी बताया है कि पार्टी का इस विधेयक पर क्या स्टैंड है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पेश होने के बाद जेडीयू में इस्तीफों का सिलसिला जारी है और अल्पसंख्यक समाज के पार्टी नेता और पदाधिकारी लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। अब जेडीयू ने अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को एकजुट रखने के लिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की प्रेस वार्ता बुलाई है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ लगातार बोलने वाले जेडीयू नेता और एमएलसी गुलाम गौस कल 5 अप्रैल को प्रेस वार्ता करेंगे, जिसमें एमएलसी आफाक आलम और एमएलसी खालिद अनवर भी मौजूद रहेंगे। निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड बिल पर राहुल गांधी को ट्रोल होने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के भाषण वीडियो वायरल हो रहे हैं, जबकि राहुल गांधी के भाषण को अधिक प्रमुखता मिलनी चाहिए थी। राहुल गांधी ने भी इस बिल का विरोध किया है और इसे मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने वाला और उनके संपत्ति अधिकारों को छीनने वाला हथियार बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी इस कानून का पुरजोर विरोध करती है क्योंकि ये भारत के विचार पर हमला करता है और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है। हालांकि यह सच है कि इमरान प्रतापगढ़ी ने राज्यसभा में इस बिल पर एक बहुत ही भावुक और शक्तिशाली भाषण दिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उनके भाषण में मुसलमानों के अधिकारों और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के बारे में गहरी चिंताएं व्यक्त की गई थीं। यह संभव है कि इमरान प्रतापगढ़ी का भाषण इसलिए अधिक वायरल हुआ क्योंकि यह बहुत ही भावनात्मक था और उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जो सीधे तौर पर मुसलमानों को प्रभावित करते हैं। वहीं राहुल गांधी का बयान एक राजनीतिक बयान के रूप में अधिक देखा गया होगा। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही इस बिल के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करते रहें और यह सुनिश्चित करें कि उनकी बात भी लोगों तक पहुंचे। सोशल मीडिया के दौर में यह जरूरी है कि नेताओं के संदेश को प्रभावी ढंग से संप्रेषित किया जाए ताकि जनता तक सही जानकारी पहुंच सके। निश्चित रूप से वक्फ संशोधन विधेयक पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की शुरू में सहमति नहीं थी। फिर इन दोनों नेताओं को राजी करने के लिए बीजेपी ने निम्नलिखित कदम उठाए। महत्व को रेखांकित करना। बीजेपी के वरिष्ठ मंत्रियों ने टीडीपी और जेडीयू के नेतृत्व से संपर्क किया और उन्हें एनडीए गठबंधन में उनके महत्व के बारे में बताया। सुझावों को शामिल करना। संशोधित विधेयक में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियों के महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल किया गया। जेडीयू ने कथित तौर पर कहा था कि कानून को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जाना चाहिए, जबकि टीडीपी ने राज्यों की स्वायत्तता बनाए रखने का सुझाव दिया था। मुस्लिम हितों की सुरक्षा का तर्क। बीजेपी ने दोनों नेताओं को यह आश्वासन दिया कि इस विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम हितों की रक्षा करना है। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप जेडीयू और टीडीपी दोनों ने लोकसभा में विधेयक का समर्थन किया। हालांकि कुछ नेताओं ने अभी भी कुछ प्रावधानों पर अपनी आशंकाएं व्यक्त की हैं। टीडीपी ने विशेष रूप से वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के प्रावधान में बदलाव की मांग की थी। वहीं जेडीयू के कुछ नेताओं ने भी इस विधेयक का विरोध किया है। इन घटनाक्रमों से पता चलता है कि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों की चिंताओं को दूर करने और उन्हें विश्वास में लेने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। यह सच है कि थाईलैंड में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान यूनुस ने कथित तौर पर शेख हसीना को भारत से बांग्लादेश प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाया और इस बात पर जोर दिया कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने सीमा पार से होने वाली घुसपैठ पर भी चिंता व्यक्त की और यूनुस से इस पर लगाम लगाने के लिए कहा। यह मुलाकात बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। शेख हसीना की सरकार के पिछले साल सत्ता से हटने के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। खबर के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 6 चुनावी राज्यों में से 3 पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की रणनीति बनाई है। हालांकि खबर में उन 3 राज्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है जिन पर बीजेपी का फोकस है, लेकिन यह जरूर बताया गया है कि अमित शाह ने इन राज्यों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए एक गेम प्लान तैयार किया है। यह रणनीति किस प्रकार काम करेगी, इस बारे में विस्तृत जानकारी खबर में उपलब्ध नहीं है। आमतौर पर इस तरह की गेम प्लान में संगठन को मजबूत करना, प्रभावी चुनाव प्रचार, प्रमुख स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और विपक्षी दलों की कमजोरियों का लाभ उठाना शामिल हो सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह खबर आज 4 अप्रैल 2025 को उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। चुनावी परिदृश्य गतिशील होता है और आने वाले समय में इसमें बदलाव आ सकते हैं।
ये सुनकर लगता है कि संसद में काफी गहमागहमी रही होगी। देर रात तक चर्चा और विपक्षी सांसदों का विरोध दर्शाते हैं कि विधेयक महत्वपूर्ण और विवादास्पद रहा होगा। अब जब इसे दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई है और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रपति इस पर क्या निर्णय लेते हैं और फिर ये कानून कब से लागू होता है। क्या आप इस विधेयक के बारे में और कुछ जानते हैं, जैसे कि ये किस विषय से संबंधित है? हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने त्वरित और निर्णायक फैसलों के लिए जाने जाते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद राज्य सरकार द्वारा अवैध वक्फ संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू करना इस दिशा में एक कदम है। क्या आपको पता है कि ये कार्रवाई विशेष रूप से किन क्षेत्रों में हो रही है और सरकार ने अब तक कितनी संपत्तियों पर कार्रवाई की है? इसके अलावा इस कार्रवाई पर वक्फ बोर्ड या अन्य संबंधित पक्षों की क्या प्रतिक्रिया है?